चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। रिक्रूटमेंट आई थिंक आप लोग को पहले भी हो चुका है ना, क्या है उनके बारे में? बताइए। प्रोसेस ऑफ सर्चिंग एम्प्लॉय, सीट तो वैकेंट है ही, लेकिन रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या होगा? जब भी हम एम्प्लॉय को सर्च करते हैं, ठीक है, और उनको हम लोग इन्फ्लुएंस करते हैं टू अप्लाई इन अ पर्टिकुलर जॉब, दैट विल बी कंसिडर्ड एज रिक्रूटमेंट। ठीक है, रिक्रूटमेंट क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन पहले ढूंढती है कि क्या कौन एप्लीकेंट होंगे, उसके बाद उनको इन्फ्लुएंस करती है टू अप्लाई इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। रही बात पॉजिटिव और नेगेटिव की, ये नेगेटिव नहीं पॉजिटिव प्रोसेस। क्यों पॉजिटिव प्रोसेस है? यहाँ पे हम लोग एग्जैक्टली ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग बुला रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हमको हायर करना हो, मान लीजिए 50 नहीं, मान लीजिए 10 का इंक्रीज बिल्डिंग, ठीक है, तो हम लोगों को पूल क्रिएट करना है, कितने का? लगभग कम से कम 10 टाइम जरूर। ठीक है, ये 100 लोगों का पूल क्रिएट करना हो, इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं क्रिएटिंग अ पूल ऑफ द कैंडिडेट फॉर अ पर्टिकुलर पोजीशन। इस तरीके से भी हम लोग बोल सकते हैं दैट प्रोसेस विल बी सेड एज रिक्रूटमेंट। तो आप लोग अगर लिखेंगे ना तो ऐसे पॉइंटर्स बना करके लिखिए। ठीक है, रिक्रूटमेंट क्या है? तो अभी पहला पॉइंट हमने क्या कहा? Process of searching and influencing them to apply a particular post. फिर एक और अभी डिस्कशन हुआ, creating a recruitment is the process of creating a pool of the interested candidate for a particular post. ठीक है, it is a positive process. थर्ड पॉइंट, इसी तरह बुलेट पॉइंट बनाते जाएंगे, लिखते जाएंगे। पॉजिटिव प्रोसेस, व्हाई इट इज पॉजिटिव प्रोसेस? यहाँ पे हम मतलब बीइंग एन एम्प्लॉयर हम रिजेक्शन नहीं करते हैं। यहाँ पे बुलाने वाला स्टेप, यानी जितना आना है आओ, यहाँ पे हम बढ़ाने की बात करते हैं। देखिए, आते जाओ, तुमको भी देना है, ठीक है, अप्लाई करो, तुमको भी अप्लाई करना है, ठीक है, तुम मीडियम वाले हो करो, तुम MBA वाले हो करो, तुम ग्रेजुएशन वाले हो करो। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कौन से पोस्ट के लिए आपका रिक्रूटमेंट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए बैचलर्स, वोकेशनल कोर्स से किया है, BBA है। स्क्रीनिंग होता है, सिलेक्शन प्रोसेस। स्क्रीनिंग मतलब क्या होगा? छांटने वाला प्रोसेस रिक्रूटमेंट में नहीं होगा, सिलेक्शन में होगा। This is due to lack of provision. ठीक है, मेरे हिसाब से तो हम लोग का रिक्रूटमेंट पड़ा हुआ है, तो आप लोगों से डिस्कशन करते चले जाना चाहिए। ठीक है, तो ये इसलिए पॉजिटिव प्रोसेस है। ठीक है, मैं लिखवा भी दूंगी। ये हो गया रिक्रूटमेंट। फाइन, अब बात करते हैं फैक्टर्स के बारे में। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस समझ गए, अब रिक्रूटमेंट डिपेंड किस पे करेगा? फैक्टर्स डिस्कशन हुआ है। मतलब रिक्रूटमेंट कोई भी कंपनी करेगी किस किस फैक्टर्स का? हाँ, तो इसमें हम कैसे बोलेंगे? देखिए, फैक्टर्स को हम बेसिकली क्लासिफाई किए हैं दो टाइप ऑफ फैक्टर्स। एक तो इंटरनल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है आपका रिक्रूटमेंट, ठीक है, दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, अभी इंटरनल फैक्टर में क्या क्या आता है?
सोर्सेस मैं नहीं पूछ रही, मैं फैक्टर्स पूछ रही। वो जो आप बोल रहे हैं ना कि उससे हाँ प्रमोशन से वो सब हुआ, आपका वैकेंट सीट को हम फुल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ मैं पूछ रही हूँ फैक्टर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी हमारे रिक्रूटमेंट का, जैसे मान लीजिए कॉस्ट हम ज्यादा लगाएंगे या कम लगाएंगे, ठीक है, उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कैसा हमको प्रोसेस रखना चाहिए रिक्रूटमेंट का, ये सब हम कैसे पता करेंगे, उसके लिए ये फैक्टर्स है, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। HRP आप पढ़े हैं? क्या होता है फुल फॉर्म? प्लानिंग क्या करते हैं हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में? Right person is the main point. Taking of right person at right time at right place. ठीक है, तो मेन तो पर्सन को हायर करना है ना, तो कितने का वैकेंट सीट है वो कैसे पता करेंगे? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का ये स्टेप हो गया HRP। HRP यानी पहले चाहिए कितना, वो तो हम पहले पता कर लेंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मेरा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होगा। दूसरा फैक्टर और इंटरनल क्या हो सकता है? आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है? अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो ज्यादा लोग की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा ऑपरेटिव सिस्टम वगैरह में हम लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा, ठीक है, उसी तरीके से वॉल्यूम भी तो ज्यादा होगा रिक्रूटमेंट का। और ऑन कॉन्ट्ररी अगर साइज छोटा है तो छोटा होगा, प्लस हमको कॉस्ट का भी ध्यान रखना होगा, ऑर्गेनाइजेशन छोटा है, हमारे पास जो कॉस्ट होगा रिक्रूटमेंट में तो खर्चा लगता है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं है, रिक्रूटमेंट में एडवर्टीजमेंट में आपका खर्चा होगा, ठीक है, कहीं भी आप न्यूज़पेपर में भी छापेंगे तो भी आपका खर्चा होगा, राइट, किसी हाँ किसी आप सोर्सेज वगैरह पढ़े हुए हैं तो कहीं अगर हम डाल रहे हैं अपना कि हाँ ये सीट वैकेंट है, उसमें खर्चा तो लगना है ना, ठीक है, स्क्रीनिंग वगैरह आगे जो फर्दर प्रोसेस होगा उसमें भी तो खर्चा है, ठीक है, ये जो खर्चा अगर करना है तो ये जो साइज है, तो अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या करेंगे? कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन अगर एम्ब्रॉइक स्टेज पे है, एम्ब्रॉइक मतलब स्टार्टिंग स्टेज पे अगर है तो अगेन कम लगेगा, ठीक है, तो ये सारा फैक्टर्स हुआ ना। आप लोग कहीं लिखे हैं रिक्रूटमेंट का कुछ भी कहा चल बख्शा क्या क्या लिखा है? बच्चे हमको कॉपी वगैरह देके पता चलता है ना कि क्या पढ़ाई हुआ है क्या नहीं पढ़ाई हुआ है। रिक्रूटमेंट पहले लिखिए, फिर फैक्टर्स क्या है, पहले रिक्रूटमेंट लिखिए, स्टार्ट राइटिंग फर्स्ट रिक्रूटमेंट। हम लोग नोटबुक में लिखते हैं रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ, बुलेट पॉइंट बनाते जाइए लिखते जाइए, रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ attracting prospective employee, prospective employee मतलब सेल्स में प्रोस्पेक्टिव वगैरह का मतलब पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोस्पेक्टिव सेल्स में भी हम लोग टर्म यूज करते हैं, मतलब जो कस्टमर को आप अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, मतलब वो अप्रोचेबल है, कल को वो हो सकता है आपका प्रोडक्ट ले ले, ठीक है, तो जिसको हम लोग फ्यूचर सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको हम प्रोस्पेक्टिव के कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ के केस में प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय यानी होने वाला एम्प्लॉय, ठीक है, क्या लिखे, फुल सेंटेंस पढ़िए।
and stimulating them for applying job in an organization. Stimulating them for applying job in an organization. Second bullet point. Recruitment is the first step. In building an organization's human capital. ठीक है, जो हम लोग ये पढ़े हैं कि एचआरएम में हम ह्यूमन कैपिटल को बैलेंस करते हैं, मैनेज करते हैं, तो ये आता कहाँ से है? तो यही फर्स्ट स्टेप है। जो एम्प्लॉय बनने का जो सफर होता है वो शुरू होता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस से। ठीक है, प्लानिंग करने के बाद जो आएगा ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एम्प्लॉय कैसे आएगा? थ्रू दिस प्रोसेस ओनली। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर एज एन ह्यूमन कैपिटल. Recruitment is the first step in building an organization. In organizations, human capital. Full stop. At a high level, the goals are to locate and hire the best candidate on time and on budget. High level, the goal are to locate and hire the best candidate on time and on budget. Next bullet point. The purpose of recruitment process is to find talented and qualified individual. The purpose of recruitment process is to find talented and qualified individual for the growth and development of their organization. Development of their organization. और ये नेक्स्ट बुलेट पॉइंट में जरूर मेंशन कर लीजिए, इट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन आया हुआ है कि रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस और नेगेटिव प्रोसेस. ठीक है, और न्यूट्रल इस तरीके से असाइनमेंट में पूछा गया है. ठीक है, तो ये पता होना चाहिए इट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस, और इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि रिक्रूटमेंट है, जितना आना है भाई आते जाओ. ठीक है, यहाँ पे हम कोई स्क्रीनिंग नहीं कर रहे हैं, कोई रिजेक्शन नहीं कर रहे हैं. तो रिजेक्शन नहीं कर रहे तो ऑटोमेटिकली इट इज नॉट अ नेगेटिव प्रोसेस. ठीक है, तो कंफ्यूज होना नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पूरा सेमेस्टर खत्म होने के बाद भी हो सकता है पूछा. ठीक है, आगे चलिए. जॉब एनालिसिस के बाद कौन सा चैप्टर? थर्ड था जॉब एनालिसिस. जो भी देख लीजिएगा. नेक्स्ट लिखिए डेफिनेशन. टॉपिक बस ये लिख लीजिए, रिक्रूट. पहले चैप्टर में था इंट्रोडक्शन, फिर ग्लोबल एचआरएम, जॉब एनालिसिस, फोर्थ चैप्टर है ना ये. वो चैप्टर और कौन सा है? एचआरपी भी तो था ना आपका, एचआरपी. आगे चलिए, डेफिनेशन लिखिए. सारा डेफिनेशन तो जरूरी नहीं है, 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. एक फ्लिपो बहुत ज्यादा रिनाउंड पर्सनालिटी है मैनेजमेंट, तो अकॉर्डिंग टू फ्लिपो लिखिए. एडविन बी फ्लिपो, पूरा नाम है EDWIN, एडविन EDWIN, एडविन फ्लिपो, FLIPPO. Recruitment is the process of searching the candidate
Recruitment is the process of searching the candidate. Recruitment is the process of searching the candidates for employment and stimulating them to apply for jobs in the organization. For applying for jobs in the organization. Next, Taylor. According to Taylor, लिखिए, recruitment is the process of locating, identifying and attracting capable applicant. Process of locating, identifying and attracting capable applicant. Candidate हो गया. अब आ जाइए सेकेंड राउंड में, ये सेकेंड फेज में, दैट इज फैक्टर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. ठीक है, तो दो पार्ट तो आप समझ लिए इंटरनल में. पहले इंटरनल समझिए, फिर मैं लिखवाती हूँ. इंटरनल में आप मतलब क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन, विद इन ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या ऐसा फैक्टर है जो आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस डिफाइन करेगा. तो पहला स्टेप हम लोगों ने देखा HRP, कि हमको जरूरत कितने लोगों की है. ठीक है, वो हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन पहले पता करेंगे. उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि रिक्रूटमेंट में कितना पैसा लगाना चाहिए, कितना टाइम इन्वॉल्व करना चाहिए, कितना वास्ट प्रोसेस ये होने वाला है. ठीक है, हाँ. उसके बाद साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपका ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है. क्या अभी तुरंत एस्टेब्लिश किया हुआ है तो फिर अगेन आपको थोड़ा उसी हिसाब से खर्चा करना होगा, उतना ही सिंपल प्रोसेस रखना होगा. ऑर्गेनाइजेशन अगर बड़ा है तो उसी हिसाब से आपको, ऑब्वियसली बड़ा है कहने का क्या मतलब है, आपका बहुत सारा डिपार्टमेंट है, बहुत सारा ऑपरेटिव लेवल है, बहुत सारा डिपार्टमेंट में है जहाँ आपको फेस करना होगा. एम्प्लॉय ज्यादा चाहिए तो ऑब्वियसली आपका प्रोसेस भी उसी अकॉर्डिंग वास्ट होगा. उसी के अकॉर्डिंग आपका डिपेंड करेगा कि सोर्सेस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सोर्सेस हम किसको चूज करेंगे. ठीक है, अब और आ जाइए, और इंटरनल फैक्टर क्या हो सकते हैं. पहले इंटरनल एक एक स्टेप लीजिए, 2-4 स्टेप अगर चढ़ना चाहिएगा तो क्या होगा, गिरने का डर है, तो स्टेप बाय स्टेप चलिए. पहले हो गया साइज. अब सोचिए, अभी इंटरनल पे स्टिक रहिए. हाँ, इसी फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि आपका सोर्स क्या होगा. तो पहला फैक्टर हो गया आपका HRP, दूसरा फैक्टर हो गया आपका साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा फैक्टर आप ये कह सकते हैं कि रिक्रूटमेंट का पॉलिसी क्या है ऑर्गेनाइजेशन का. ठीक है, ये तीसरा फैक्टर हो जाएगा. और अगर सोचिए तो, और इंटरनल, हाँ, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करना चाह रही है, मतलब ग्रोथ का सोच रही है, या हम लोग कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी ऑलरेडी डिस्कशन कर लेंगे, ग्रोथ का सोच रही है या फिर ऑर्गेनाइजेशन आपका लॉस में जा रहा है, कैसा ऑर्गेनाइजेशन है. अगर ग्रोथ का सोच रही है तब तो भाई आपको रिक्रूटमेंट का प्रोसेस बढ़ाना होगा. और अगर कंपनी आपकी लॉस में जा रही है, जैसे अभी कुछ कंपनी है ना, जेट एयरवेज, कंटिन्यूस उसका लॉस हो रहा था. फिर हार्ले डेविडसन वाले जो कंपनी है वो इंडिया कुछ ब्रांच उठा रही थी, अगेन वो सभी लॉस मेकिंग कंपनी है. तो उसमें रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या हो जाएगा, बंद करना पड़ेगा. उल्टा हम लोगों को कम होगा, उल्टा हमको निकालना होगा. जब लॉस में और ब्रांच ही उड़ गया तो बहुत लोग लॉस करेंगे. हाँ, फोर्ड भी एक एग्जाम्पल है. समझ आया इंटरनल फैक्टर. अब लिखिए, इसी हिसाब से आप सोच सकते हैं इमेज ऑफ द जॉब क्या है, मतलब उस जॉब का क्या रुतबा है. अगर ज्यादा रुतबा है तो कैंडिडेट और आएंगे आपको अप्लाई करने वाले. अगर ज्यादा रुतबा नहीं है तो आपको मुश्किल से मिलेगा. ठीक है, इस टाइप से है इंटरनल फैक्टर आपका. मतलब आपको ये सोचना है कि क्या क्या फैक्टर है जिससे कंपनी का रिक्रूटमेंट का प्रोसेस अफेक्ट हो सकता है. ठीक है, ऐसा कौन कौन सा फैक्टर नहीं समझे, ऐसा कौन कौन सा कारक है, शुद्ध हिंदी अगर बोले तो.
कारण हो या कारक हो, जिसके, हाँ, तो जो आप समझ ले, जिसकी वजह से हमारे कंपनी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो अफेक्ट करेगा। एम आई क्लियर एवरीवन? सो प्लीज स्टार्ट राइटिंग। पहला इंटरनल फैक्टर में सब उसी बजट और साइज से ही डिपेंड करेगा कि आपका बजट क्या रहेगा। ठीक है, अगर आप ये फैक्टर्स बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली ये फैक्टर बनेगा कि मेरा बजट क्या है, मेरा पॉकेट जितना अलाउ करेगा उसी हिसाब से हम करेंगे। तो आप ये पॉइंट इस तरीके से लिखेंगे, हाउ मच कॉस्ट आई एम विलिंग टू इनकर इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, इन दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो बिल्कुल आएगा, ये बजट भी जरूर आएगा कि मेरा बजट क्या है, यानी मेरा पॉकेट कितना अलाउ कर रहा है। अगर मेरा पॉकेट अलाउ कर रहा है, मेरे पास पैसा है, रिक्रूटमेंट के लिए ज्यादा पैसा हम लगा सकते हैं, तो लगाइए। ठीक है, उसी तरीके से आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस बड़ा होगा। अगर मेरा बजट ही नहीं है तो आपको तो सीमित रहना पड़ेगा, तो डेफिनेटली ये इंटरनल प्रोसेस हुआ, इंटरनल फैक्टर हुआ। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप लिखना शुरू करिए। पहला, फर्स्ट, नंबर 1, पहले इसी तरीके से चार्ट बना लीजिएगा इंटरनल। ठीक है, पहला लिखिए रिक्रूटमेंट पॉलिसी। रिक्रूटमेंट पॉलिसी, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, या फिर इस तरीके से लिखिए रिक्रूटिंग फ्रॉम इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स। रिक्रूटिंग फर्स्ट है रिक्रूटमेंट पॉलिसी, और उसके अंदर लिखिए रिक्रूटिंग फ्रॉम इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल also affect the recruitment process, full stop. The recruitment policy of an organization, determines the destination. The recruitment policy of an organization determines the destination or enlistment and gives a structure, destination or enlistment, and gives a structure of uses of recruitment program. Factors which will be affecting recruitment policy. Number 1, need of the organization. Organizational objective. रिक्रूटमेंट पॉलिसी का फैक्टर डिस्कशन हो रहा है। नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, प्रेफरेंस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, कामा देते जाइए, लिखते जाइए। गवर्नमेंट पॉलिसी, means which source you are preferring, preference source of recruitment, preference source of recruitment या preferred source of recruitment, all meaning are same. फिर personnel policy, government policy on reservation, recruitment cost and financial implication. ठीक है, इसके ये सारे चीजों को देखते हुए हम लोग रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाते हैं, और जैसा रिक्रूटमेंट पॉलिसी होगा उसके अकॉर्डिंग आप अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस प्लान करेंगे। अब सेकंड लिख लीजिए HRP, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इम्प्लीकेशंस, सेकंड लिखिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस एंड प्रोसीजर helps in fixing the loops, present in the existing manpower
of the organization. Existing, पूरा लाइन पढ़िए. Effective human resource process and procedure helps in fixing the loop present in the existing manpower of the organization. Full stop. This also helps in filter. This also helps in filter the number of employees. Filter the number of employees to be recruited. And what kind of qualifications and skills they must possess. Qualifications, skills they must possess. Next, लिखिए size of the organization. Size of the organization. The size of the organization affects the recruitment process. Affect the recruitment process. Full stop. If the organization is planning, थोड़ा speed. If the organization is planning, running notes बनाना सीखिए. शॉर्टकट कैसे लेते हैं हम लोग, जैसे ये सब पता है ना, ऑर्गेनाइजेशन लिखना है तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन, हाँ वैसे ही लिखना है. ठीक है. If the organization is planning to increase its operation and expand its business operation and expands its business, it will think of hiring more personnel. Which will handle its operation. अब अपना पॉइंट भी लिख लीजिए. कॉस्ट इन्वॉल्व इन रिक्रूटमेंट. नेक्स्ट पॉइंट जो बजट का डिस्कशन कर रहे थे वही, कॉस्ट इन्वॉल्व इन रिक्रूटमेंट. Recruitment process also count the cost of the employer. The cost to the employer. That's why organization try to employ ऑब्लिक देख लिखिए, आउटसोर्स द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. आउटसोर्स द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय आउटसोर्स मतलब किसी बाहर वाले से हम काम करवाते हैं. ये जो सोर्स, जो रिक्रूटमेंट कहाँ से आएगा, जैसे हम अगर किसी थर्ड पार्टी को दे रहे हैं, ठीक है, किसी प्लेसमेंट एजेंसी को दे रहे हैं, तो कोई और करके दे रहा है ना, तो जब आपका काम कोई और करके दे रहा है तो उसको हम कहते हैं आउटसोर्सिंग ऑफ योर वर्क. ठीक है. तो आउटसोर्स इज वेरी मच कॉमन इन एचआर. तो आउटसोर्सिंग ऑफ द ड्यूटी, या मान लीजिए अगर हमको कॉस्ट कट करना है, ठीक है, तो कुछ काम हम लोग क्या करते हैं, दूसरे कंपनी को दे देते हैं. जैसे बहुत कंपनी आप सुने होंगे कि सैलरी कैलकुलेट करने का काम खुद से नहीं करती है, वो आउटसोर्स कर देती है, यानी किसी और को कमीशन पे दे देती है, कैलकुलेट करिए और जितना बनता है वो आप बताइए. ठीक है. हाँ, यहाँ पे भी बहुत सारी कंपनी है, तो वो सब काम करती है. जो सैलरी कैलकुलेट करने का काम आप तीसरे आदमी से करवा सकते हैं. ठीक है. तो दूसरे से करवाना इज आउटसोर्सिंग ऑफ सम प्रोसेस. ये आउटसोर्सिंग ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात हो रही है. ठीक है. ये हम किसी और से मतलब दे दिए हैं कि आप कैंडिडेट ला करके हमको दीजिए. ठीक है. तो ये हो गया थर्ड पार्टी से जब हम करवा रहे हैं, वो हो जाएगा आउटसोर्सिंग ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस. आगे लिखिए. which will be cost effective to the organization. For each candidate. 4 हो गया. 4th लिख लीजिए. और कौन सा पॉइंट डिस्कशन हुआ था?
पॉलिसी तो हो गया ना। रिक्रूटमेंट पॉलिसी था, साइज हो गया, कॉस्ट हो गया, और डिस्कशन किए थे ना, 5 पॉइंट डिस्कशन किए थे। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ना, ग्रोथ करना चाह रही है या एक्सपेंड करना चाह रही है, और ये भी हो गया इंटरनल सोर्स, इंटरनल फैक्टर। कहते इनरिचमेंट, क्या बोलना चाहिए? इनरिचमेंट तो हम लोग जॉब डिजाइन में डिस्कशन किए थे ना। इनरिचमेंट में तो काम का टास्क आपका इंक्रीज होता है, यहाँ पे हम कंपनी के ग्रोथ की बात कर रहे हैं। जॉब इनरिचमेंट और ग्रोथ में कंफ्यूजन ना हो बिट्टू, इधर देखिए वापस, इधर इधर इधर। इनरिचमेंट क्या होता है? जॉब इनरिचमेंट, हाँ, जैसे आपसे अगर मैं काम करवा रही हूँ, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में आप अपना जो टारगेट है वो पूरा करते के साथ साथ आपका ऑथोरिटी इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, आपको चैलेंजिंग जॉब वगैरह अगर दे रहे हैं, प्लस हाँ सैलरी भी आपका इंक्रीज हो रहा है, आप हायरार्की को भी क्लाइंब कर रहे हैं, तो दैट विल कम अंडर जॉब इनरिचमेंट। बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, यानी कंपनी का ग्रोथ का बात हो रहा है। ठीक है, अगर आप अपना वर्टिकल बढ़ा रहे हैं, आज हम रिटेल में हैं, कल को हम चले जाएंगे मान लीजिए कोई किसमें, हाँ किसी और सेक्टर में जा रहे हैं, टेलीकॉम में जा रहे हैं, तो क्या चीज? वो भी टास्क में आएगा। क्लास कोऑर्डिनेटर हैं, क्या बन जाएंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा या फिर कोई भी काम होगा, मेरा पेन वो इनलार्जमेंट होगा। इनरिचमेंट में सैलरी मस्ट इंक्रीज, ठीक है, यू नीड टू क्लाइम योर हायरार्की। अगर जो टीचर है वो कोऑर्डिनेटर है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ आवर जॉब। यही अगर यहाँ पे अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, एचओडी अगर मैं बन रही हूँ, दैट विल कम अंडर जॉब इनरिचमेंट। यस, हाँ, चलिए ग्रोथ एंड एक्सपेंशन लिख लीजिए। Organization will utilize or consider utilizing more workforce in the event that it is growing its operation, Organization will utilize or consider utilizing more workforce in the event that it is growing its operation। ठीक है, अगर ऑपरेशन बढ़ेगा तो वर्कफोर्स भी बढ़ाना होगा। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग उनका रिक्रूटमेंट का जो स्टेप है वो इम्पोर्टेंस भी उसी अकॉर्डिंग बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, तो ये हो गया इंटरनल सोर्स। अब एक्सटर्नल सोर्स ऑब्वियसली हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग दीजिए अपना अटेंडेंस। अभी संजना मैम क्लास लेंगे क्या? नहीं, क्योंकि देखिए मैम आई हुई थी, ये एक्सप्रेशन वगैरह का कुछ नाम वगैरह देना क्या दिए नहीं अभी तक? एक ही जन